अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप तमाम ही दोस्तों को मैंने बताया था कि वीडियो बहुत शॉर्ट बनाएंगे। पिछले वीडियो में कुछ बातें थी मुझे ज़्यादा बतानी थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया होगा, पर हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएं। आपको बातों में ज़्यादा ना लगाकर कंटेंट आपको ज़्यादा प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चलिए, बिना किसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम सीधे कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है उर्दू क़वाइद और उसकी तारीफ़। उर्दू क़वाइद और उसकी तारीफ़ मैंने पूरा नोट्स फॉर्म में बनाया है और डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखते जाइए, समझते जाइए और पढ़ते जाइए। क़वाइद लफ्ज़ कायदा की जमा है जिसका मानी है उसूल और ज़ाब्ता यानी नियम। हिंदी ज़बान में इसे व्याकरण कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में इसे ही ग्रामर कहा जाता है। हर ज़बान के कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते होते हैं, इन्हीं उसूल और ज़ाब्ते को क़वाइद कहा जाता है। चलो, समझ गए बात। चलो मैं डिटेल में समझा देता हूँ। हम जिस क़वाइद के बारे में पढ़ रहे हैं, उर्दू क़वाइद के बारे में, इसी क़वाइद को हिंदी में व्याकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर भी कहते हैं और दूसरी ज़बानों में कुछ और भी कहा जाता होगा। तो आप क़वाइद से समझ गए कि क़वाइद किसे कहा जाता है ना। क़वाइद वही है जो हिंदी में व्याकरण है। क़वाइद जमा है कायदे की, क़वाइद जमा है कायदे की। कायदा एक और क़वाइद बहुत सारे कायदे को जब भेल इकट्ठा किया जाएगा तो क़वाइद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी बहुत ज़्यादा कायदे जहाँ हो, बहुत ज़्यादा नियम जहाँ पर हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? क़वाइद कहलाएंगे। कवानीन जिसको कहते हैं, कानून जिसे कहते हैं, वही क़वाइद कहलाएगा। हर ज़बान के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। अब क्या उसूल है, क्या नियम है, क्या कायदे हैं, समझिए। जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ कि साहिल बाज़ार जाता है, साहिल बाज़ार जाता है, तो पहले नाम आया साहिल यानी सब्जेक्ट। बाज़ार जाता है, बाज़ार हो गया मान लो ऑब्जेक्ट। जाता है ये उसकी वर्ब है यानी उसकी क्रिया है, उसका फ़ेल है। तो एक इसका नियम बनाया गया हिंदी में कि जब हम जब किसी लफ्ज़ को, किसी बात को हम कहेंगे तो एक उसका एक पैटर्न होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। अगर मैं इस बात को यूँ नहीं बोलकर मैं उल्टा बोलता, बाज़ार जाता है साहिल, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन क्या ये लफ्ज़, क्या ये सेंटेंस उचित है, क्या ये सेंटेंस मुनासिब है? नहीं। तो हर ज़बान के लिए इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो इंग्लिश के भी एक रूल होते हैं, टेंसेस आपने पढ़े होंगे तो पता होगा। तो हर ज़बान को लिखने, ऐसा तो नहीं कि हर इंसान, देखो अपनी मर्ज़ी से हर इंसान चाहता जैसे बोल लेता, हर इंसान चाहता जैसे ही बोल लेता, लेकिन फिर भी एक ज़बान को शक्ल में लाने के लिए, एक ज़बान को ज़बान की शक्ल में लाने के लिए उसके लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि वो ज़बान खूबसूरत लगे, बोलने में, सुनने में, समझने में अच्छी लगे, उसका एक असर पड़े, उसका एक प्रभाव लोगों पर पड़े, एक तरीका हो उसके लिखने का, बोलने का, उसको इस्तेमाल में लाने का एक तरीका हो। उस तरीके को, उस क्या ही उन नियमों का पालन करना ही क्या कहलाया? क़वाइद कहलाया। तो यानी हम उसके क़वाइद को क्या करना है? समझना है कि उर्दू के क़वाइद क्या हैं। उर्दू ज़बान को लिखने पढ़ने में किन बातों को जानना, किन बातों को समझना ज़रूरी है। हम बारी बारी वो सब क़वाइद क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हर ज़बान को दुरुस्त तरीके से सीखने, बोलने, लिखने और पढ़ने के कुछ उसूल और कवानीन होते हैं। इन कवानीन को क़वाइद कहा जाता है। इन कवानीन को इल्मुल क़वाइद या क़वाइद ज़बान भी कहा जाता है। ज़बान की बनावट या ज़बान की साख्त को भी क़वाइद कहा जाता है। ये सब क़वाइद की परिभाषा, इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषाएं हैं, उसकी तारीफ़ है। आप किसी भी लफ्ज़ में किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि कवानीन को ही क़वाइद कहा जाता है। किसी भी लैंग्वेज के जो कानून होते हैं, कानून को ही क्या कहा जाता है? क़वाइद कहा जाता है। उर्दू क़वाइद को माहिर लिसानियात ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। उर्दू ज़बान के क़वाइद दर्ज झैल हैं।
अब हर चीज़ के हिस्से होते हैं, हर चीज़ के भाग होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के पार्ट्स होते हैं। तो उर्दू के जो कवायद के माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात कौन होते हैं? भाषा विशेषज्ञ। माहिर लिसानियात भाषा विशेषज्ञ, और ज़बान को लिसान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिसान भी कहा जाता है। लिसान यानी भी ज़बान होता है, भाषा होती है, ठीक है। माहिर लिसानियात यानी भाषा विशेषज्ञों ने उर्दू के जो कवायद हैं उनको 5 हिस्सों में क्या किया है? तकसीम किया है, 5 भागों में बांटा है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? इन भागों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। और जब ये 5 भाग कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सिलेबस भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उर्दू कवायद की अक़साम, किस्म की जमा है अक़साम, किस्म की किस्मों नहीं होगा। ये बातें आपको आगे डिटेल में समझाएंगे हम आगे जाके। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इल्म हिजा, इल्म हिजा। दूसरा है इल्म सर्फ़, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बयान, और 5वां है इल्म अरूज़। ये इल्म अरूज़ है, इल्म उरूज़ नहीं है। उरूज़ जवाल वाला उरूज़ नहीं है, इल्म अरूज़ है। ये जो 5 भाग हैं दोस्तों, ये 5 भाग क्या हैं? इल्मुल क़वाइद है, यानी उर्दू के क़वाइद के भाग हैं। और बारी बारी हम उन 5 को क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले मैं इनका एक छोटा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि 5 चीज़ें क्या है। ये है इल्म हिजा। आपने कभी मदरसे में पढ़ाई की होगी तो आपने कुरान शरीफ में जब कायदे वगैरह पढ़े होंगे कुरान शरीफ से पहले, तो आपने पढ़ा होगा कि हिज्जा कर करके पढ़ाते हैं। वो हिज्जा जो है ना, वो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। इसको इल्म हिज्जा भी कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ है इल्म हिजा। इल्म हिजा, इल्म हिजा में क्या होता है? अलीफ बा पा ता, आप इसके सामने देख पा रहे हैं ब्लैक, है ना। इल्म हिजा में हम क्या करेंगे? सिर्फ हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू में जितने भी हुरूफ हैं उन हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। वही हुरूफ के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? इल्म हिजा कहलाएगा। अब आप पूछोगे सर हुरूफ के बारे में क्या पढ़ाई होती है, हुरूफ के बारे में क्या जानकारियाँ होती हैं? तो मैं आपको नहीं बताया है पहले, तो सुनिए। उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है। उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है। मखलूत का मतलब होता है मिली जुली। उर्दू क्या है? एक मिली जुली ज़बान है। मखलूत का मतलब होता है मिला जुला होना। 10th क्लास में चैप्टर भी है मखलूत ज़बान, मौलवी अब्दुल हक लिखने वाले, बाबाए उर्दू जो कहलाते हैं। तो उर्दू क्या है? एक मिली जुली ज़बान है, मखलूत ज़बान है, यानी उर्दू दूसरी ज़ुबानों से, दूसरी ज़बानों से मिलकर बनी है। तो उर्दू में हिंदी के लफ्ज़ भी हैं, उर्दू में फ़ारसी के लफ्ज़ भी हैं, और उर्दू में अरबी के लफ्ज़ भी हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उर्दू फ़ारसी, हिंदी और अरबी ज़बान से मिलकर बनी है। तो ये बेजाना होगा, यानी ये बात भी हमें माननी चाहिए, तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उर्दू में हिंदी, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बान मिलकर ही उर्दू ज़बान बनी है। अब जब 3 ज़बानें मिलकर बनी हैं तो जाहिर सी बात है तीनों ज़बानों के लफ्ज़ आए होंगे, तीनों ज़बानों के मुहावरे होंगे, तीनों ज़बानों की बातें होंगी, तीनों ज़बानों के हर्फ होंगे। तो हर्फ में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि अलीफ बा पा ता टा सा, ये जितने जो हर्फ हैं, छोटी या बड़ी या पूरी, आपने जो पढ़ा है, ये जो हर्फ हैं कौन कौन सी ज़बान से शामिल किए गए हैं। अलीफ बा, अगर पा है तो पा कौन सी ज़बान से लिया गया है? पा फ़ारसी से लिया गया है। पा किससे लिया गया है? फ़ारसी से लिया गया है। और पा हिंदी में भी होता है, पर पा अरबी में नहीं होता, है ना। अब अलीफ बा ता, ये हमने किस में पढ़ा है? अरबी में पढ़ा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क़ाफ़ पढ़ेंगे। क़ाफ़ किससे लिया गया है? बड़ा क़ाफ़ है जो अरबी में लिया गया है। अब बड़ा क़ाफ़ है अरबी में है, लेकिन हिंदी में तो क एक ही होता है, क और क़ 2 नहीं होते। फ़ारसी में भी बड़ा क़ाफ़ नहीं होता। तो ये हर्फ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हर्फ कौन सी ज़बान से लिए गए हैं, कौन से ज़बान के कितने हुरूफ शामिल किए गए हैं, किस हुरूफ पर 1 नुक्ता है, किस हुरूफ पर 2 नुक्ते हैं, किस हुरूफ में 3 नुक्ते हैं, 1 नुक्ते वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, 2 नुक्ते वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, 3 नुक्ते वाले हुरूफ को क्या कहते हैं, जिन पर नुक्ते ही नहीं हैं उन हुरूफ को क्या कहते हैं, कितने हुरूफ तहज्जी है, हुरूफ अबजद किसे कहते हैं। कुल मिलाकर हुरूफ के बारे में जो भी जानकारियां हैं, हुरूफ के बारे में जो भी तालीम है, जो भी इल्म हमें सीखना है, वो क्या कहलाएगा? इल्म हिजा कहलाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, हिंदी में से कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार को ही इल्म हिजा कहा जाता है। दूसरा है इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़, जब हम हुरूफ के बारे में जान जाएंगे, हुरूफ के बारे में जब हमें बातें पता चल जाएगी, तो हमारे पास दूसरा जो इल्म होगा वो होगा इल्म सर्फ़। सरफ़ नहीं हो, डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, इल्म सर्फ़। इसमें हम क्या करते हैं? इल्म सर्फ़ में हमें शब्दों से, हमें लफ्ज़ों के बारे में जानकारियाँ
या लफ्ज़ों के बारे में तालीम या लफ्ज़ों का इल्म हमें हासिल करना होता है। जैसे बस, जैसे सब, बस, तुम, लफ्ज़ हम सीख चुके हैं, अलिफ बा पा ता कौन सी ज़बान का है, किससे लिया गया है, गैर मनकूद क्या होता है, मनकूद क्या होता है, ठीक है, नुक्ते वाले हरूफ क्या होते हैं, बग़ैर नुक्ते के क्या होते हैं, अरबी के हरूफ कौन से हैं, फ़ारसी के हरूफ कौन से हैं, ये सब बातें हम जान जाएंगे तो हम क्या उनका लफ्ज़ बनाएंगे। पहले सिर्फ अलिफ बे जानते थे, अब अलीफ और बे को मिलाकर अब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलीफ और बे को मिलाकर अब बनाएंगे। तो अब बनाने के बाद सीन बे मिलाकर सब बनाएंगे, बे और सीन मिलाकर बस बनाएंगे। तो ये सब जो इल्म है, जिससे लफ्ज़ों का इल्म जो है वो हम किस में जानेंगे? इल्म सर्फ़ में जानेंगे। अब आप कहेंगे सर 2-2 वर्ड जोड़ के, 4-4 वर्ड जोड़ के लफ्ज़ तो कुछ भी बन जाते हैं, तो इसमें लफ्ज़ों का इल्म क्या होता है? तो देखिए, लफ्ज़ों का इल्म होता है, एक लफ्ज़ है मैं, ये अपना में एक लफ्ज़ है ना। मैं क्या है? एक लफ्ज़ है। अब बताइए मैं क्या है? मैं एक लफ्ज़ है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है ना? ये सब बातें हिंदी में पढ़ोगे तो ये क्या इस्म है, क्या ये ज़मीर है, क्या ये सिफत है, क्या ये फ़ैल है? ये सब बातें कहाँ पता चलेगी? इल्म सर्फ़ में। यानी इल्म सर्फ़ में आपको ज़मीर के बारे में, इस्म के बारे में, फ़ैल के बारे में ये सब बातें जानने को मिलेगी। उसके बाद लफ्ज़ का क्या इसमें उपसर्ग जुड़ा है, क्या इसमें प्रत्यय जुड़ा है, क्या इसमें साबिक़ लाहिक़ी का इस्तेमाल हुआ है, साबिक़ा किसे कहते हैं, लाहिक़ा किसे कहते हैं, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट यानी कि ज़द मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, ये जो सारी बातें हैं ये हम इल्म सर्फ़ में जानेंगे। तीसरा है इल्म नहू। इल्म नहू, जब हम लफ्ज़ के बारे में भी जान लेंगे कि हाँ लफ्ज़ कौन सा फ़ैल है, कौन सा ज़मीर है, कौन सा इस्म है, जब ये सब बातें हम जान जाएंगे, लफ्ज़ के बारे में, एक लफ्ज़ के बारे में पूरा पर्टिकुलर समझ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? लफ्ज़ों से क्या बनाएंगे? जुमले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जुमले बनाएंगे। जुमले बनाने का जो इल्म है वो कहलाता है इल्म नहू। क्या कहलाएगा? इल्म नहू। घर, चल, यहाँ देखो, अब यहाँ 2-2 लफ्ज़ में इस्तेमाल कर लिए। साहिल इधर आओ, फ़िरोज़ उधर जाओ, ठीक है। ये जो पूरा जुमला हमने बनाया है तो ये किस में जानेंगे? हम इल्म नहू में जानेंगे। इल्म नहू के अंदर हम जुमले की साख्त के बारे में पूरी समझने की कोशिश करेंगे। चौथा है इल्म बयान। इल्म बयान, उर्दू नस्र से इसका ताल्लुक़ है। इल्म बयान का मतलब क्या होता है? यानी उर्दू नस्र में जो बात लिखी जाती है, हम जो लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, उसको किस तरह और ज़्यादा मुअस्सिर बनाया जा सके, ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। हम किसी बात को बहुत सीधे सीधे भी कह सकते हैं, लेकिन किसी बात को हम और ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए, किसी बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से बनाने के लिए, प्रभावी ढंग से कहने के लिए हम कैसे बेहतर अल्फाज चुन सकते हैं, बात को किस तरह और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसी बयान को क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म बयान। और पांचवा है इल्म अरूज़। इल्म अरूज़, शायरी से इसका ताल्लुक़ है। शायरी यानी नज़्म, यानी गज़ल, यानी मसनवी, यानी क़सीदा, ये सभी शायरी की सिन्फ़ है। गज़ल, मसनवी, मरसिया, क़सीदा, क़तआत, रुबाई, ये सब क्या है? ये सब शायरी की सिन्फ़ है। शायरी लिखने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप गज़ल लिख रहे हैं तो गज़ल लिखने के लिए मतला किसे कहते हैं, मक़ता किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, गज़ल लिखने के लिए कैसी बहर का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सी गज़ल के लिए कैसी बहर इस्तेमाल होती है। तो शायरी के लिए जितनी भी बातें ध्यान रखनी होती है, उन सभी बातों के बारे में, उन सभी की जानकारी के बारे में हम जो पढ़ते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, वो इल्म अरूज़ कहलाता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रीफ बताया था। इसी चीज़ों को आप तहरीरी शक्ल में देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, बारी बारी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला है इल्म हिजा। इल्म हिजा, सामने मैंने लिखा है हर्फ, सिर्फ आपके समझने के लिए कि इल्म हिजा में हर्फ की क्या करते हैं? पूरी तश्कील करते हैं, पूरी समझाइश करते हैं। इल्म हिजा किसी ज़बान के हरूफ तहज्जी को अलग अलग करने, इमला और हिजों की साख्त का इल्म है। यानी इल्म हिजा में क्या करते हैं? अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक पूरा वर्ड लिख दिया जाता है, पूरा लफ्ज़ लिख दिया जाता है तालिब, क्या लिख दिया जाता है? तालिब। अब बच्चा उसको कैसे पढ़ेगा? तो हम इल्म हिजा में क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। तोएं अलीफ ज़बर ता,
लाम ज़ेर ली बेसाकिन तालिब, तो ये क्या कहलाता है? इल्म हिजा कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्म हिजा कहलाता है। इन लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना क्या कहलाता है? इल्म हिजा कहलाता है। आगे देखिए, हर ज़बान कुछ तहरीरी अलामत और निशानात पर मुश्तमिल होती है। ये अलामत और निशानात हुरूफ कहलाती हैं, जैसे अलिफ, आ, ब, ता, पे, टे, जीम, दाल, रे, जे, सीन, तोय, लाम, मीम, नून, वाव, ये वगैरह 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 जो भी हैं। हुरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। उर्दू में इन्हीं हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन आपके लिए। अक्सर आप बच्चों से पूछा जाता है कि हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर लिख कर आ जाते हैं स्टूडेंट हुरूफ तहज्जी। समझिए, हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? अलीफ से लेकर या तक जो लिखा जाता है, अलीफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, कंटिन्यू लिखा जाता है, छोटी या बड़ी या तक। अलीफ से या तक जो लिखे जाते हैं, सारे वर्ण, सारे हुरूफ जो लिखे जाते हैं, ये कहलाता है हुरूफ तहज्जी। लेकिन हुरूफ का मजमुआ, यानी कुछ हुरूफ का मजमुआ लिख दिया जाता है, उस मजमुए को क्या कहेंगे? अबजद। क्या कहेंगे? अबजद। आपको सिर्फ 4-5 लफ्ज़ दे दे, सॉरी 4-5 हुरूफ दे दे, अलीफ, बा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, बस ये क्या है? ये कहलाएगा अबजद। क्या कहलाएगा? अबजद। यानी हुरूफ का मजमुआ, एक समूह, हुरूफ का एक समूह है, एक गिरोह है, एक झुंड है, कुछ भी कह लीजिए। तो ये समूह, ये मजमुआ क्या कहलाएगा? अबजद कहलाएगा। और अलीफ से लेकर या तक जो होगा वो हुरूफ तहज्जी कहलाएगा। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत होना और कोई भी सवाल गलत मत करना। दूसरा है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ, इल्म सर्फ सामने लिखा है लफ्ज़, क्या लिखा है? लफ्ज़। यानी इल्म सर्फ में हम क्या जानते हैं? लफ्ज़ के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखिए, ये वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के बारे में बताया जाता है। इस इल्म में हुरूफ की फेरबदल से किस तरह नए नए लफ्ज़ बनाए जाते हैं, ये सिखाया जाता है। इल्म सर्फ में इस्म, फ़ैल, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह पर बहस की जाती है। इस इल्म का मकसद लफ्ज़ों को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने के हैं। इस बात को थोड़ा ढंग से समझें आप। इल्म सर्फ में हम क्या पढ़ते हैं? लफ्ज़ के बारे में। लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ते थे? हुरूफ के बारे में। इल्म हिजा, यानी अगर हम सिर्फ क्या लिखते हैं? अलीफ लिख देते हैं तो ये इल्म हिजा में पढ़ेंगे। हम लाम लिखते हैं, इल्म हिजा में पढ़ेंगे। हम मीम लिखते हैं, ये इल्म हिजा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ यही बहस करेंगे कि हमें अलिफ लिखना आ जाए, हमें मीम लिखना आ जाए, और जहाँ भी हम देखें कि ये लफ्ज़ क्या है तो बच्चा या लिखने वाला, पढ़ने वाला समझ जाए कि लफ्ज़ नून है, ये लफ्ज़ नून है, वो इसे देखकर पढ़ ले, समझ ले। ये सब पर बहस की जाती है। समझ गए बात? लेकिन जब इल्म सर्फ की बात आती है, यानी लफ्ज़ की जब बात आती है, तो हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें एक लफ्ज़ लिखते हैं, बस। क्या लिखते हैं? मान लीजिए बस। तो किस पर बहस की जाएगी? हम ये बहस करेंगे कि बस में हम और क्या जोड़ें या और क्या घटाएं कि ये लफ्ज़ क्या हो जाए, तब्दील हो जाए, बदल जाए। हम बस को तब्दील कर सकते हैं, हम सीन पहले लिख सकते हैं और बा बाद में लिख सकते हैं, तो बस से सब बन गया। क्या बस का मतलब है? बिल्कुल, बस मानी वाला लफ्ज़ है। क्या सब का मतलब है? हाँ, सब भी एक बामानी लफ्ज़ है। बस का मतलब व्हीकल, एक गाड़ी है, और सब का मतलब ऑल। ठीक है, सभी, दोनों ही का मतलब है। अब हम इसमें और क्या बढ़ा सकते हैं? हम सब में 2 चश्मी हाल लगा देंगे और छोटी या लगा देंगे, तो इस सब से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये सब बहस हम किस में करेंगे? इल्म में, इल्म सर्फ में हम इस बारे में क्या करेंगे? बहस करेंगे, इन बातों को हम समझेंगे। उसके अलावा इल्म में सर्फ में कोई भी लफ्ज़ जब लिखा जाता है, जैसे क्या लिखा है? घोड़ा, हम इस पर भी बहस करेंगे कि जो घोड़ा लफ्ज़ लिखा गया है, ये क्या इस्म है? क्या ये कोई फ़ैल है, फ़ैल यानी क्रिया? क्या ये वाहिद है? क्या ये जमा है? क्या घोड़ा मुज़क्कर होता है, मुअन्नस होता है? ये सब बातें भी जानने का इल्म जो हम हासिल करते हैं, ये कहलाता है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में एक लफ्ज़ ले लिया जाता है, उस लफ्ज़ के बारे में पूरी नशोनुमा हम क्या करते हैं? पता लगाने की कोशिश करते हैं।
तीसरा हमारा है इल्म नहू। इल्म नहू, ये बड़ी हा है, इल्म नहू। इसमें सामने लिखा है जुमले, क्या लिखा है, यानी इल्म नहू में हम जुमले की साख्त के बारे में, यानी जुमले की पहचान के बारे में हम क्या करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। कैसे करते हैं, पहले इसकी जान लेते हैं। इस इल्म में जुमले की बनावट यानी जुमलों की साख्त पर बहस की जाती है। इल्म नहू में लफ्ज़ों से किस तरह और कैसे जुमले बनाए जा सकते हैं, इन क़वाइद की निशानदही की जाती है। इस इल्म का मकसद लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाना है, यानी बोलने और लिखने की महारत पैदा करना है। तहरीरी और तकरीरी गलतियों को दुरुस्त करना इल्म नहू के ज़ेल में आता है। इल्म नहू में क्या होता है, जब हम छोटे छोटे हरूफ को लेकर, एक एक हरूफ को लेकर हम जब लफ्ज़ बनाते हैं, तो लफ्ज़ों की मदद से किस तरह हम जुमला बना सकते हैं, कैसे हम वाक्य बना सकते हैं, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ये सब बातें हम इल्म नहू में क्या करते हैं, सीखते हैं। कि किस तरह लफ्ज़ों की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, लफ्ज़ों का क्या क्रम होना चाहिए, क्या उनका तरीक़ाकार होना चाहिए कि उससे एक सही जुमला बन सके। ठीक है, जैसे रफ़ीक बस में बैठा और शहर चला गया। अब इसमें काफ़ी सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम इसको लिखें शहर चला गया बस, रफ़ीक बस में बैठ, ऐसे। अब बताइए कोई बात समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह कौन सा लफ्ज़ पहले आना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ बाद में आना चाहिए, किस तरह जुमले बन सकते हैं, जुमले की सही साख्त, सही बनावट क्या होती है, वो बातें जानने का क्या काम करते हैं। वो जो इल्म हासिल करते हैं वो कहलाएगा इल्म नहू। क्या कहलाएगा, इल्म नहू कहलाएगा। तहरीरी और तकरीरी, तहरीरी यानी लेखन कला, ये लफ्ज़ लिखा है तहरीरी यानी लेखन कौशल, तकरीरी यानी बोलने का, भाषण वाला कौशल। तकरीरी कहते हैं बोलने को, तहरीरी कहते हैं लिखने को। लिखने की और बोलने की जो गलतियां हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करने का इल्म इल्म नहू के ज़ेल में आता है। यानी हम जो बात करते हैं, मैं जिस तरह से आपको बोल कर बता रहा हूँ, ये मेरी बोलने की शैली है, मेरी बोलने की कला है। ठीक है, ये कहलाएगा तकरीरी। और जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है ये कहलाएगा तहरीरी। ये बात आप किसी किताब में देखकर भी सीख सकते थे, लेकिन हो सकता है किताब में, किसी बुक में, किसी गाइड में एज इट इज़ ना लिखा हो। तो हो सकता है उस गाइड में ऐसा सेम टू सेम ना लिखा हो, कुछ और तरीके से लिखा हो और आप वो बात ना समझे हो सकता है आपको ये बात समझ में आ जाए, ये ज़्यादा ईजी लिखा हो। या हो सकता है कि मेरा बोलना आपको समझ में ना आता हो, किसी और टीचर का बोलना समझ में आता हो, जो बात मैंने आपको समझाई वो समझ में ना आती हो, किसी और की समझ में आती हो। या हो सकता है किसी और ने समझाया हो, वो समझ में ना आया हो और मैंने बोली वो बात समझ में आती हो। ये तहरीरी और तकरीरी फ़न है, एक इल्म है, इल्म नहू कहलाता है। यानी आपका लिखना, आपका बोलना कैसा होना चाहिए, मुअस्सर होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए कि आपकी बात अच्छी, बेहतर और वाज़ेह तौर पर लोग उसे समझ सकें। ये सब क्या किस्म आता है, इल्म नहू के ज़ेल में आता है। ये सब बातें आपको इल्म नहू में जानने को मिलेंगी। इसके बाद आता है दोस्तों इल्म बयान। इसे इल्म बलागत भी कहते हैं, इल्म बयान भी कहता है, यानी कलाम का बयान। क्या चीज़ है, देखिए, कलाम को खूबसूरत अंदाज में बयान करने का फ़न है, यानी बात में ज़ोर पैदा करना इस कायदे के ज़ेल में आता है। मसलन हुसैन बहादुर है, हुसैन शेर की तरह बहादुर है। देखिए, इल्म बयान में क्या होता है, बात तो वही है जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जिस तरह हम बातचीत करते हैं तरीका वही है, लेकिन हम अपनी बात को किस तरह प्रभावी बनाया जाए, किस तरह मुअस्सर बनाया जाए, किस तरह और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ये जो फ़न है ये कहलाता है इल्म बयान। मसलन यहाँ लिखी मिसाल दी है छोटी सी, हुसैन बहादुर है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हुसैन बहादुर है तो आप मान लोगे हाँ बहादुर है, आप ऐसे भी मान लोगे। पर मैं ये कहूँ हुसैन शेर की तरह बहादुर है, तो बहादुर तो है, लेकिन शेर की तरह बहादुर बोलने से थोड़ी इसकी बहादुरी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हालांकि बहादुर तो जितना पहले था उतना ही अब है, जितना हुसैन पहले बहादुर था उतना ही बहादुर अब है, लेकिन शेर की तरह बहादुर बोलने से उसकी बात और ज़्यादा कैसी होगी, प्रभावी हो गई, और ज़्यादा मुअस्सिर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बात हो गई। तो इन बातों को उस तरह इफ़ेक्टिव बनाने का जो काम है, जो इल्म है, ये इल्म बयान कहलाता है। और अब सबसे आखिरी इल्म जो है ये कहलाता है इल्म अरूज़। इल्म अरूज़ ये है उर्दू शायरी से इसका ताल्लुक़ है। क्या है, एक बार देख लीजिए। कवाइद के लिहाज से शेर सही है या नहीं,
इल्म अरूज़ के ज़ेल में आता है। एक शेर को लिखने में जिन क़वानीन का ध्यान रखना होता है, क्या शायर उन सभी बातों को बरूए कार लाया है कि नहीं, ये सब बातें आपको जानने का जो इल्म होता है वो इल्म अरूज़ कहलाता है कि शेर सही लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, शेर में सही रदीफ़ काफ़ी का इस्तेमाल हुआ है, शेर में सही बहर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, शेर को सही ढंग से जिस फॉर्म में जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए उन सब बातों को शायर ने बरूए कार लाया है, यानी उन बातों को सही ढंग से इस्तेमाल किया है, इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, ये सब बातें जानने का इल्म है, यही इल्म अरूज़ कहलाता है। हम बारी पांचों इल्म के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, आपको डिटेल में सब बातें समझाएंगे। हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इल्म हिजा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इल्म नहू के बारे में पढ़ेंगे, फिर इल्म बयान, इल्म बलागत और इल्म अरूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम टीचिंग मेथड्स वगैरह सब क्लासेस बाद में आपकी स्टार्टिंग चलती रहेंगी। इस तरह आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा। आप तमाम ही की समाअतों का शुक्रिया। अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, किन बातों को और ज़्यादा आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्या बातें ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं और कौन सी कमियों को आप दुरुस्त करना चाहते हैं, क्या चीज़ और ज़्यादा आपकी चाहते हैं, वो चीज़ आपसे मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।